नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेस में। मैं रंजित रंजन आप सभी को दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए क्लास 10th SST का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि ये क्वेश्चन बाबू अर्थशास्त्र से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्या बाबू 4 अंक दिलाने वाला है क्वेश्चन ये। तो क्वेश्चन क्या है मेरे साथियों, राष्ट्रीय आय क्या है, यानी व्हाट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है बाबू, इसके बारे में बताना है। साथ ही साथ राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली कठिनाइयों का भी वर्णन करना है। यानी राष्ट्रीय आय की यदि हम गणना करते हैं उसमें कौन कौन सा कठिनाइयां आता है उसको भी वर्णन करना है, उसके बारे में भी बताना है। तो हाँ मेरे साथियों, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है। ठीक है जी, राष्ट्रीय आय यानी इसको नाम से ही मतलब समझ में आ रहा है कि राष्ट्रीय यानी देश का जो आय होता है वो भी कौन सा, एक साल के अंदर यानी एक वर्ष के अंदर जो देश का जो आय होता है उसी वही तो राष्ट्रीय आय होता है कि नहीं। लेकिन आइए इसको और अच्छा समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि किसी देश में, कोई भी देश हो, जैसे हमारा भारत हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जितना भी देश है, किसी देश में एक वर्ष के दौरान, एक वर्ष कहने का मतलब एक साल यानी 1 ईयर, एक साल के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को ही क्या कहा जाता है बाबू, राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय कहते हैं यानी सीधा बात है बाबू कि किसी भी देश में एक साल या एक वर्ष के दौरान जो वस्तुओं और सेवाओं के जो मौद्रिक मूल्य का जो कुल योग होता है, मौद्रिक मूल्य का कुल जो कहने का मतलब हुआ कि एक साल में जो उस देश का जो कमाई होता है वही उसका क्या कहलाता है, वही उसका राष्ट्रीय आय कहलाता है। दूसरे शब्द में कहा जाए कि देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में अर्जित कुल आय को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। बात समझ में आया मेरे साथियों। देश के नागरिकों द्वारा एक साल में अर्जित कुल आय को ही क्या कहिएगा, उसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे साथियों, उसको राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी राष्ट्रीय जो आय होगा, जो हमारा नेशनल इनकम होगा, वो देश की कुल क्या हो जाएगा, देश की कुल वार्षिक आय हो जाएगा। यानी एक साल की हमारा क्या हो जाएगा, एक साल की हमारा आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक साल की हमारा कमाई हो जाएगा, एक साल का इनकम होता है। अब तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है कि जो हमारा राष्ट्रीय जो आय होता है, हमारा जो नेशनल इनकम होता है, क्या एक नागरिक का कुल आय होता है, क्या एक साल का आय होता है क्या, नहीं। तो ये तो गलत हो जाएगा, एक नागरिक का नहीं होता है। ये हमारे देश के अंदर टोटल जितना नागरिकों, टोटल जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या का एक साल में जो आय होता है वही होता है हमारा नेशनल आय। क्या होता है बाबू, वही नेशनल आय होता है। एक कोई नागरिक का आय नहीं होता है एक साल का। यानी भारत का टोटल जो नागरिक है उनका कुल जनसंख्या जो एक साल में जो आय आएगा, एक साल में जो इनकम बनेगा, वही तो एक साल का जो इनकम बनेगा वही तो उस देश का क्या कहलाएगा, वही उस देश का क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगा। क्या कहलाता है बाबू, राष्ट्रीय आय उसी को कहलाता है। बात समझ में आ गए, फिर से समझते हैं। हमारा इंडिया है, भारत हमारा देश है। भारत देश में लगभग 40 करोड़ से अधिक हमारा जनसंख्या है ना जी। तो 40 करोड़ से अधिक जनसंख्या है, तो आय देखा जाए तो हमारे नागरिकों का जो आय एक साल का, जो भी 40 करोड़ नागरिकों का जो कुल जनसंख्या होगा, जो जाए तो भारत में 40 करोड़ से अधिक आबादी है ना जी। 40 करोड़ से अधिक हमारे नागरिक रहते हैं देश में। तो सभी 40 करोड़ कुल जनसंख्या का जो एक साल का कुल जनसंख्या बाबू, कुल जनसंख्या का जो एक साल का जो कमाई है, एक साल का जो आय है, उसी एक साल के आय को ही क्या कहेंगे, एक साल को आय को ही क्या कहेंगे बाबू, राष्ट्रीय आय कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कहा जाता है। बात समझ में आया मेरे साथियों। देखिए इसको और अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। ठीक है जी,
राष्ट्रीय आय मैंने अभी बताया कि राष्ट्रीय जो आय जो होते हैं देश की कुल जनसंख्या के वार्षिक आय, कहने का मतलब एक साल का जो आय होता है वही वार्षिक आय होता है। जैसे आपको हम बता दें कि इस देश की जनसंख्या, देश की कुल आय, मान लो किसी भी देश के एक साल के कुल आय हम मान लेते हैं, किसी भी देश की कुल आय जो है 10 लाख करोड़ है। क्या है बाबू? 10 लाख करोड़ है। और उसकी जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या जो है, कुल जनसंख्या जो होगा यहाँ पे मान लेते हैं 100 करोड़ मान लेते हैं, 100 करोड़ मान लेते हैं, ठीक है जी। तो वहां से पूछा जाए कि वहां का जो प्रति व्यक्ति आय कितना होगा, वहां का जो प्रति व्यक्ति आय आपसे पूछे कि वहां का जो प्रति व्यक्ति आय कितना हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय पूछे हम तो कितना हो जाएगा मेरे साथियों? तो प्रति व्यक्ति आय यदि निकालना है ना तो क्या होता है वो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय जो आय को हम कुल आय को ही राष्ट्रीय आय कहेंगे। मान लो जो देश के राष्ट्रीय जो आय है 10 लाख करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख करोड़ है उसका का जी राष्ट्रीय आय। और उसका कुल जनसंख्या दिया जाए तो 100 करोड़ है। कितना बाबू? 100 करोड़ है। तो हम आपसे पूछे कि उस देश का प्रति व्यक्ति आय कितना होगा, उस देश का प्रति व्यक्ति आय कितना होगा, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या कर दीजिए बाबू, राष्ट्रीय आय बाबू हो, राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय जो आय है, राष्ट्रीय जो इनकम है उसमें यदि हम भाग दे देंगे कुल जनसंख्या से यदि हम भाग दे देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, उस देश का हमारा क्या निकल जाता है, प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। क्या निकल जाता है? प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर वो राष्ट्रीय आय कितना था, राष्ट्रीय आय तो हम लोग को 10 लाख करोड़ था, 10 लाख करोड़ है ना जी, 10 लाख करोड़ था ये। इसमें कुल जनसंख्या कितना दिया था, कुल जनसंख्या 100 करोड़, कुल जनसंख्या बाबू 100 करोड़, इससे भाग दे दिया जाए तो देखिए ये इससे 2 0 खत्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बचेगा हमारा, यहाँ पे बचेगा बाबू 10,000 जो 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति वहां का आय हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? यहाँ पे देखिए 2 0 खत्म हो जाते, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 जो रुपया होगा उस देश के प्रति व्यक्ति का हो जाएगा, ये प्रति व्यक्ति हमारा आय निकल जाएगा, प्रति व्यक्ति का आय निकल जाएगा, ये प्रति व्यक्ति का आय होगा, ठीक है जी। उस देश का प्रति व्यक्ति का आय कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया हो जाएगा। तो हम लोग को बात अब समझ में आ गया है कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। फिर से इसमें क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। कि राष्ट्रीय आय की गणना में बहुत सारे कठिनाइयां भी आता है, उस कठिनाइयों को अगर वर्णन करने कहा तो वर्णन करेंगे अच्छा से। देखिए तो लिखेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली कठिनाइयां निम्नलिखित है। क्या है बाबू? निम्नलिखित है। जैसे एक में देखिए गैर मौद्रिक लेन देन। गैर मौद्रिक लेन देन कहने का मतलब हुआ कि ये जो लेन देन जो होगा बिना पैसा का होता है। यदि किसान अगर किसी के खेत में यदि काम कर लेते हैं, किसी खेत में काम करते तो उसके बदले में वो अनाज दे देते हैं पैसा ना देकर, उसके बदले में कुछ और सामान दे देते हैं उनको, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो आय जो बन रहा है वहां पे क्या गैर मौद्रिक लेन देन बन रहा है, यानी गैर मौद्रिक लेन देन की प्रक्रिया वहां पे हो रही है, हो रही कि नहीं। तो ये वहां पे एक तरह से बिना पैसा, उनको पैसा नहीं मिलेगा, तो पैसा नहीं मिलेगा तो वो उसके आय में फिर गणना करने में कठिनाई होगा, ऐसा है कि नहीं में ऐसा होता है। यहाँ यदि किसान काम करते हैं किसी के खेत में, किसी और जमींदार के खेत में, तो उसके बदले में वो पैसा नहीं देकर क्या दे देता है, कुछ अनाज दे देगा, चाहे उनको कुछ और चीज दे देगा उसके बदला में, ठीक है जी। तो यहाँ पे बाबू गैर मौद्रिक लेन देन यानी बिना पैसा का लेन देन हो रहा है, तो ये चीज राष्ट्रीय आय में कठिनाई होगी नहीं जोड़ने में, ठीक है जी। तो पहली का बात ये तो हम लोग समझ गए कि गैर मौद्रिक लेन देन होता है। दूसरा का बात समझा जाए अवैतनिक सेवाओं का मूल्यांकन। अवैतनिक सेवाओं का मूल्यांकन कहने का मतलब घर का कार्य महिला, यानी घर का जो कार्य, जो गृहिणी हमारे घर की जो महिलाएं जो काम धंधा करती है, जैसे खाना बनाना, जैसे बहुत सारे
चीज़ों को घर पे करना, ठीक है जी। तो उसके बदले में तो उनको कुछ पैसा वैसा नहीं मिलता है, वो तो हमको अपने लिए काम करती है खुद। तो वैसे कार्य को, वैसे सेवाओं को हम लोग क्या कहते हैं, अवैतनिक सेवाओं का मूल्यांकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवैतनिक सेवाओं का मूल्यांकन कहा जाता है। तो ये भी चीज हमारे राष्ट्रीय आय में जोड़ने में क्या होता है, कठिनाइयां होता है। सबसे ये बात है, देख लीजिए दोहरी गणना की समस्या, बताइए ना, दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है तीसरा बात में, तीसरा पॉइंट दोहरी गणना की समस्या। यानी मान के चलिए कि गेहूं है, गेहूं से हमारा यदि आटा बन गया, ठीक है जी, गेहूं को पिसवा दिए तो हमारा आटा हो गया। अब आटा से हम लोग यदि रोटी बना दिए, बताइए, तो रोटी यदि, तो ये हो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक से अधिक बार वो जोड़ने का काम हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू, एक से अधिक बार जोड़ने वाला जो कार्य हो रहा है, तो दोहरी गणना की समस्या आ रही कि नहीं। यानी यदि गेहूं से आटा हो गया, आटा से यदि रोटी बन रहा है, तो फिर उसमें बार बार दोहरी गणना यदि करेंगे की समस्या आता है राष्ट्रीय आय में, ठीक है जी। तो दोहरी आय कहने का मतलब होगा कि यहाँ पे गेहूं है, ठीक है मेरे साथियों, कि मान के चलिए गेहूं है, गेहूं से हमारा क्या बन गया, आटा। अब आटा से हम लोग क्या बनाते हैं, रोटी बनाते हैं जी। तो यहाँ देखिए गेहूं के जो आय होगा, गेहूं से फिर यहाँ पे आटा का भी कुछ आय बनेगा, और फिर हम लोग रोटी बनेगा उससे, ठीक है जी। तो इस प्रकार के यदि गणना करने में एक से अधिक बार जोड़ना पड़ता है, इस प्रकार के यदि गणना यदि काउंटिंग करेंगे तो एक से अधिक बार जोड़ने पड़ता है। यानी एक से अधिक बार जोड़ने की, एक से अधिक बार जोड़ना पड़ता है उसमें, ठीक है जी। तो एक से अधिक बार यदि जोड़ा जाता है तो उसमें भी हमारे राष्ट्रीय आय की गणना करने में क्या होता है, समस्या उत्पन्न होता है, ठीक है जी। और इसके बाद जो चौथा जो बात है, काले धन की समस्या, ठीक है जी। तो काले धन की तो सबसे बड़ा समस्या है हमारे देश में, है ना जी, कि काले धन की समस्या, यानी जो हमारा राष्ट्रीय जो आय है, जो काम करते हैं लोग, ठीक है जी। तो आज के डेट में मालूम है सबको कि रिश्वत के जमाना है, तस्करी करते हैं, कर की चोरी कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी यदि समस्याएं ये जो काले धन में आ जाते हैं, यानी बाबू कहने का मतलब वाला कि काले धन यानी 2 नंबर वाला धंधा, ठीक है जी। तो इससे हमारा भी राष्ट्रीय आय में वो चीज वो गणना नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, काले धन कहने का मतलब उस अपने जो भी धन है उसको छुपा लेते हैं लोग, छुपा लेते हैं ना जी। तो वो तो राष्ट्रीय आय में हमारा जुड़ता नहीं है, ठीक है जी। तो इसमें भी हमारा राष्ट्रीय आय गणना में उसको भी कठिनाई देखने को मिलता है। तो उसके बाद पांचवा वाला बात समझिए, विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव। विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव क्या होता है मेरे साथियों, इसको समझ देखिए। विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव कहने का मतलब हुआ कि जो एक साल में किसी भी देश के जो एक साल का जो आय होता है, तो आय जो गणना यदि किया जाता है तो कितना लोग क्या करते हैं, उस आय को रियल आय नहीं बताते हैं। जैसे जो गणना करने के बाद जो हमारा रियल जो आय आता है वो नहीं बताते हैं, उसको छुपा लेते हैं और उससे दूसरा आय बना लेते हैं। दूसरा आय को कह देते हैं कि हाँ हमारे देश में इतना ही आय, एक साल में इतना ही आय अर्जित किया गया है, इतना ही आय गणना किया गया है। तो वो तो जो बच गया तो किसका हो गया, तो समझ जाइए अब उसका काम खत्म, ठीक है जी। तो वहां पर भी रिश्वतखोरी है, ठीक है जी, वहां पर भी ये चीज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे यही बात कह रहा है कि विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव, यानी हमको जो आंकड़ा, जो रियल आंकड़ा जो होता है वो हमको नहीं मिलता है, रियल आंकड़ा हम लोग को जानकारी नहीं हो पाता है, ठीक है जी। तो इसमें भी हमारा क्या है, राष्ट्रीय आय में ये गणना करने में ये कठिनाई होता है। चलिए जी, छठा जो बात है इसको समझ लिया जाए, मूल्य परिवर्तन की समस्या, ठीक है जी। मूल्य परिवर्तन की समस्या कहने का मतलब हुआ कि किसी भी वस्तु या कोई जो सेवा प्रदान करने की जो हमारा मूल्य है, ठीक है जी, तो उसमें अगर घटेगा, अगर मूल्य घटेगा चाहे बढ़ेगा, तो फिर उसमें भी हमारा क्या चीज, उसमें भी हमारा राष्ट्रीय आय गणना करने में क्या होता है, कठिनाई होता है। क्या होता है बाबू, कठिनाई होता है, ठीक है जी। तो हम लोग को ये बात समझ में आ गया कि हाँ राष्ट्रीय आय क्या होता है और इसको गणना करने में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।